नमस्कार दोस्तों, आज 11 सितंबर है 2022 और आज द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें लेकर हम फिर से हाजिर हैं। यदि आप नियमित हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नियमित नहीं हैं तो प्लीज़ नियमित हो जाएं। पहले नियमित होने का मतलब है कि आप जिस एम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, वो लक्ष्य इतना आसान नहीं है। यदि आप नियमित नहीं होंगे तो आप अपने आप को भी धोखा देंगे और अपने माँ बाप को भी धोखा देंगे। तो आपको ना अपने आप को धोखा देना है, ना अपने माँ बाप को धोखा देना है। अब नियमित होने का अर्थ है कि आप इसे डेली सुने, डेली इसके नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगले दिन कोई ऐसी न्यूज आई जिसको कोरिलेट कर सकते हैं, उसे कोरिलेट करें, है ना। और इससे एक माइंड मैप की तरह, जैसे मान लीजिए कि आज कोई न्यूज आई है आरटीआई के बारे में, अब कल कोई न्यूज आई है विसल ब्लोअर के बारे में, कोई तीसरी न्यूज आई है लोकपाल के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो उन्हें एक तरीके से जो समाज में सूचना का अधिकार है, लोकपाल हैं, है ना, विसल ब्लोअर हैं, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें और फिर उसे एक पेज में समाहित करें। ठीक है। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। अब हम चलते हैं द हिंदू की तरफ। आज क्या पढ़ना है हमें? तो सबसे पहले ये पढ़ना है कि इंडिया स्टे आउट ऑफ ट्रेड पिलर एट इंडो पैसिफिक मीट। इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल मीट हुई है और यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मामला है ये, और उसमें आज भी भारत को एक पिलर के तौर पर दिखाया गया है। पिलर के तौर पर यह समझिए कि जो भारत है अभी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और जो इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका, इस तरीके के जो देश हैं उनके साथ साथ भारत की भी महत्व इसका बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है, एक ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों कि महत्व बढ़ने का एकमात्र कारण है चीन को कमजोर करना, और चीन का कमजोर होना भारत के पक्ष में है। दूरदृष्टि से देखें तो चीन का कमजोर होना भारत के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो चीन की स्थिति है, या जिस तरीके से चीन की स्थिति है, हो सकता है कल भारत को भी वो देखना पड़े। क्यों देखना पड़े? इसका कारण है क्योंकि अमेरिका कभी भी यह नहीं चाहेगा कि कोई भी देश विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो। चीन आज उसी अमेरिका को चुनौती दे रहा है, और इसके कारण से अमेरिका या उसके सहयोगी देश भारत को बढ़ावा देने पे राजी हुए हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट है, उसे यह भी नोट करिएगा कि चीन एक साम्यवादी देश है पर भारत एक लोकतंत्र है। भारत को उसकी अपेक्षा जिस तरीके से चीन आक्रामक होता है, जिस तरीके से चीजें करता है, भारत उस तरीके से ना अभी है ना भविष्य में कभी हो पाएगा। भारत इस नीति पे काम करता है कि जिसके पास भी शक्ति आता है, एक थ्योरी है, जिसके पास भी शक्ति आए उसका दायित्व तो बढ़ जाता है। तो भारत इस थ्योरी पे काम करता है। चीन इस थ्योरी पे काम करता है कि जिसके पास शक्ति आए वो दूसरे पे कब्जा कर ले। ठीक है। और इसके कारण उसे विरोध पूरी दुनिया में झेलना भी पड़ रहा है। ठीक है। अगली न्यूज जो है वो पेज नंबर 6 पे है, और ये पर्यावरण से संबंधित है और बहुत ही धार्मिक, मतलब धार्मिकता को टच करता है ना, धार्मिक रूप से संवेदनशील है। लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसमें है क्या कि जो गणेश जी की मूर्तियां हम लोगों ने विसर्जित करी हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। 75,000 टन ऑफ गार्बेज बन गया है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि इसे किस तरीके से कम किया जा सकता है। यदि आपके मतलब सवाल यह पूछा जाए, आपसे यह सवाल पूछा जाए कि इसे किस तरीके से कम करें, तो आपके पास क्या क्या उपाय हैं। कुछ उपाय मैं बता देता हूं, और आप यदि और उपाय
जानते हैं या लिखना चाहते हैं तो उसे जरूर लिखें। पहला उपाय करना होगा वो ये है कि सामूहिकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक गणेश जी की प्रतिमा लगा देते हैं, चाहे जिस तरीके से करो। तो हमें इसे कम करना पड़ेगा और सामूहिकता से किसी मैदान में, किसी बड़े मैदान में, किस एक क्षेत्र विशेष में इसकी पूजा की जानी चाहिए, ताकि वहाँ पे लोग आएं और उसका लाभ उठाएं। और यह जो बहुत ज़्यादा गार्बेज हो जाता है उसके बाद, हमें नहीं कहना चाहिए गार्बेज, क्योंकि इनको हम विदाई देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखिए कि हम नदियों में ही प्रवाहित करते हैं, नदियों में विसर्जित कर जाते हैं, उसके बाद उनकी बहुत इज्जत नहीं रह जाती, बहुत ही मतलब आदर सत्कार नहीं रह जाता। तो इस तरह देखते हुए दुख होता है। तो इस तरीके के सेंटीमेंट भी हमें जगाने पड़ेंगे और इस तरीके के इमोशनली हमें अपील करनी पड़ेगी, ताकि लोग इसके ओर थोड़ा कम झुकें, है ना। और भी कई उपाय हो सकते हैं, तो आप बताएं कि और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है केरला रबर प्लांटेशन इन क्राइसिस, है ना। केरला रबर प्लांटेशन जो है क्राइसिस में है। बागवानी फसलों में ये भी एक फसल आती है और यह एक मतलब क्राइसिस में है, संकट के दौर से गुजर रही है। इसका कारण है सिंटेक्स रबड़ों में जो कीमतों में जो कमी आई है, या उनका जो उत्पादन बढ़ जाता है, उसके कारण इसकी बिक्री कम हो जाती है, इसके उत्पादन पे भी असर है। अब ये श्रम शायद ज़्यादा हो रहा है। तो इसके क्या क्या और भी पोर्शन है, क्या क्या और भी पॉइंट्स हैं, इनसे आप देखिए। इसके बाद है वाई क्लाउड बर्स्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन एल्यूसिव। आज भी जो क्लाउड बर्स्ट है या बादल का फटना है, उसे आज भी हम नहीं पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हैं। ये जो है भारत के लिए बहुत दुख की बात है या शर्म की बात है। क्यों हम आज भी इसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जैसे एज पर IMD डेफिनेशन ओवर 100 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर इज कॉल्ड ए क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की परिभाषा हो गई, इट यूजुअली ऑक्योर्स ए स्मॉल जियोग्राफिकल रीजन, मतलब एक छोटा सा क्षेत्र, 5 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र, इतना ही बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें 100 मिलीमीटर की रेनफॉल 1 घंटे में हो जाए, तो इसे क्लाउड बर्स्ट के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी मानक दिए गए हैं, उनसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, है ना, उन्हीं क्षेत्रों में ऐसे क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बादल संघनित हो जाते हैं और अचानक से वर्षा करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखना है आपको और इसके पॉइंट्स नोट करने हैं कि क्लाउड बर्स्ट से क्या क्या नुकसान होते हैं, इन नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, क्या कारण है कि क्लाउड बर्स्ट होता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद है व्हाई इज द कुसियारा रिवर ट्रीटी इम्पॉर्टेंट, है ना। कुसियारा रिवर जो है भारत बांग्लादेश के बीच में है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसे देखना पड़ेगा, है ना। तो कुसियारा रिवर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुसियारा रिवर है, ये वाला क्षेत्र, तो और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र ही है, तो ये कुसियारा रिवर ये है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र वाला रिवर ये तो ब्रह्मपुत्र है, तो कुसियारा रिवर ये है और क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, इसी के बारे में डिटेल किया गया है। तो आप इसे पढ़ें और डिटेल इसके बारे में जानें, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना। उसके बाद है एक न्यूज़ है, RIL बाय सुब्बलक्ष्मी पॉलिस्टर फॉर 1592 करोड़, है ना, 1592 करोड़ में सुब्बलक्ष्मी पॉलिस्टर को खरीद लिया गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी चलाता है जामनगर गुजरात में, यदि वो ये खरीदता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात, यदि वो फैब्रिक के जो फैक्ट्री है वो भी ले लेता है, तो इससे क्या होगा कि टेक्सटाइल बिजनेस में भी या पॉलिस्टर के बिजनेस में भी रिलायंस का एक छत्र अधिकार हो सकता है। इसका कारण क्या है,
ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ एक धान का मिल लगा हुआ है और धान के चोकर से कपड़ा बनाया जा सकता है। तो धान का चोकर तो हमारे पास बहुत है ना, धान का चोकर हमारे पास बहुत है और धान का मिल हमारे पास लगा हुआ है। अब धान के चोकर से जो कपड़ा बनाने वाला फैक्ट्री है या कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसी को हम खरीद लेते हैं पूरा। तो इससे क्या होगा कि हमारे चोकर की जो खपत है वो बहुत आसानी से हो जाएगी या हमें सस्ता पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बाजार में हमारा एकाधिकार बढ़ सकता है या बाजार में एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरीके के यदि इंडस्ट्री ऐसे सारी इंडस्ट्री को खरीदते रहे तो इससे एकाधिकार वाला मामला आ सकता है, जो कि किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए, जो कल्याणकारी राज्य हैं, उसके लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस पे भारत सरकार को नज़र रखनी पड़ेगी ताकि किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे कोई भी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, कोई भी हो, किसी का भी एकाधिकार किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।